गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ स्टैब्लिश कब हुए और किस तरीके से हुए। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर टू को। वर्ल्ड वॉर टू का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे समझना है 1939 से 45। और वर्ल्ड वॉर टू से जस्ट पहले अगर हम बात करें तो ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में, ठीक है। अब हुआ क्या था, ग्रेट डिप्रेशन के बाद यूएस की इकोनॉमी क्रैश हो गई थी। उसका असर दुनिया में सभी कंट्रीज के ऊपर पड़ा था। जर्मनी के ऊपर सबसे ज़्यादा असर था। जर्मनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हिटलर को राइज करने का मौका मिला और वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ। क्योंकि इस ड्यूरेशन में ये जो 1929 से 45 की बात करें तो प्रॉब्लम क्या हुई थी, एक तो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम थी, ठीक है। उसके अलावा पेमेंट्स इश्यू थे, कंट्रीज़ के आपस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इश्यूज थे। कंट्रीज़ एक दूसरे को पेमेंट नहीं कर रही थी क्योंकि अलग अलग कंट्री में मॉनेटरी सिस्टम अलग अलग था, सभी जगह करेंसी सिस्टम अलग अलग था। तो जैसे यूएस में डॉलर, इंडिया में रुपी, अलग अलग कंट्री में कहीं पाउंड स्टर्लिंग है, कहीं येन करेंसी है। तो डिफरेंट कंट्री के करेंसी सिस्टम अलग अलग होने की वजह से पेमेंट इश्यूज होते हैं कंट्रीज के बीच में। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने वाला था तो फिर बहुत सारी कंट्रीज को ये फील हुआ कि अब हमें एक नए सिस्टम की ज़रूरत है ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हमारे वर्ल्ड वॉर टू से पहले की थी मॉनेटरी सिस्टम की, उन सारी प्रॉब्लम्स से हमें छुटकारा मिल जाए और आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर ऐसी प्रॉब्लम रहेंगी तो आगे फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगा। तो वही सब डिस्कस करा और यूएस में एक ब्रेटन वुड्स, एक जगह है ब्रेटन वुड्स, वहां पर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में। ब्रेटन वुड्स यूएस में एक जगह है और वहां पर यूएस, यूके एंड 42 अदर कंट्रीज मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस में आए और वहां पर डिसाइड हुआ कि हमें एक नए सिस्टम की जरूरत है। तो अब क्या करें उसके लिए। तो दो प्रॉब्लम्स बेसिकली नजर आई। जैसे एक्सचेंज रेट वाली प्रॉब्लम थी, मॉनेटरी सिस्टम, दुनिया का जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको कैसे मैनेज किया जाए, एक वो। दूसरा ये कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला है अब, क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था जब हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। तो जापान के किंग हिरोहितो ने सरेंडर कर दिया था। तो उस समय वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन ये था कि अब हम जीत रहे हैं तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाला है। तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी क्रैश हो चुकी थी पूरी तरीके से, तो रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी। अब रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कंट्रीज़ को ज़रूरी था कि कोई उन्हें लोन प्रोवाइड करे, उसके लिए कोई बैंक हो जो लोन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में डिफरेंस क्या है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें ये डिसाइड किया गया, एक तो बैंक की ज़रूरत है जो कि जिन कंट्रीज़ की इकोनॉमी ज़्यादा डेवस्टेटेड हो चुकी है वर्ल्ड वॉर की वजह से और रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, तो वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसे दोबारा से खड़ा कर सकता है, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को दोबारा से खड़ा कर सकता है। और आईएमएफ बेसिकली बनाया गया कि आईएमएफ क्या करेगा, ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन देखेगा, ठीक है, एक्सचेंज रेट का मैनेजमेंट देखेगा, ट्रांजैक्शन जो होते हैं कंट्रीज के आपस में, पेमेंट इश्यूज होते हैं उनको देखेगा। तो आईएमएफ बेसिकली कंट्रीज को लोन देने के लिए बना ही नहीं था। आईएमएफ बेसिकली एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज में हो रही थी क्योंकि ट्रेड हो रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए बना था। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। आईएमएफ लोन प्रोवाइड नहीं करता इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जबकि वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जैसे आपने न्यूज़पेपर में कई बार देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक ने लोन प्रोवाइड करा कहीं पर, मान लिया फ्लाईओवर, ब्रिजेस, ठीक है, लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर के लिए या ब्रिजेस के लिए। तो ये सब आईएमएफ के लिए की तरफ से ही आपने लोन देखा होगा, ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से ही आपने लोन का न्यूज़ पढ़ी होगी। आईएमएफ की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ बनती ही नहीं है, क्योंकि आईएमएफ अगर लोन देता है तो केवल शॉर्ट टर्म लोन देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की सेशन में हमने डिस्कस करा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली नेट डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ अ कंट्री होता है।
मतलब इंडिया में जो भी पैसा, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो भी इनकमिंग पैसा है और आउटगोइंग पैसा है, उसका जो डिफरेंस होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए जरूर लोन प्रोवाइड करता है आईएमएफ, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। वापस इसमें आते हैं, तो इस कॉन्फ्रेंस में यूएस, यूके, 42 अदर कंट्रीज ने डिसाइड करा कि 2 ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करेंगे, और 1945 में वर्ल्ड बैंक भी स्टैब्लिश हुआ और आईएमएफ भी स्टैब्लिश हुआ, और इन दोनों को इसी वजह से ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। तो ये दोनों कहे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम में आया, ब्रेटन वुड्स ट्विंस, इन दोनों को कहा जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विंस, ठीक है। तो ये एक इनकी हिस्ट्री थी जो हमने डिस्कस करी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आईएमएफ क्या है? आईएमएफ का प्राइमरी पर्पस क्या है? अभी हमने डिस्कस करा था, ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, स्टेबिलिटी इन ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम, ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम। अब ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में क्या है, ठीक है। ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में है एक तो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, और सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शंस, सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन कंट्रीज। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है स्टेबिलिटी रहेगी। एक्सचेंज रेट का मतलब है $1.75 या 1 पाउंड इक्वल टू कितना रुपीज, या पाउंड डॉलर, मतलब अलग अलग कंट्री के अलग अलग करेंसी में एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगा। तो इन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया है। तो एक्सचेंज रेट में हम डेली फ्लक्चुएशंस देखते हैं, तो वो कौन डिसाइड करता है? तो बेसिकली मार्केट डिसाइड करता है, डिमांड के हिसाब से होता है। जैसे $1.75 की अगर हम बात करें तो कौन डिसाइड कर रहा है? डिमांड, मतलब इंडियन रुपए की डिमांड कितनी है मार्केट में, डॉलर की डिमांड कितनी है, डिमांड के हिसाब से। अगर इंडियन रुपए की डिमांड ज्यादा होगी तो इंडियन रुपी स्ट्रांग होगा, डॉलर की डिमांड इंडियन रुपए के कंपैरिजन में ज्यादा होगी तो डॉलर स्ट्रांग होगा। तो बेसिकली सिस्टम ऑफ, ये जो एक्सचेंज रेट है मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन इसका जो सिस्टम है वो किसने क्रिएट किया हुआ है? आईएमएफ ने, ठीक है। और जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं कंट्रीज के आपस में, क्योंकि ट्रेड होता है तो आपस में पेमेंट इश्यूज रहते हैं, तो उन सब में एक स्टेबिलिटी का, और जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उससे पहले इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तो बेसिकली आईएमएफ इन ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, उसमें उसकी स्टेबिलिटी के लिए, ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए हमारा बना है, ठीक है। उसके अलावा IMF और क्या करता है? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, इट ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी शॉर्ट टर्म लोन देता है IMF। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया है, लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। जो भी पैसा हमारे यहाँ इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस होता है नेट डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज का डिफरेंस, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि इंडिया की तरफ से पेमेंट ज़्यादा बाहर चली जाती है और कम आती है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, जो ओवरऑल जो स्टॉक है एक तरीके से मनी का, वो मनी की अवेलेबिलिटी इंडिया में कम हो जाती है, क्योंकि पेमेंट ज़्यादा बाहर जा रही है और आ कम रही है। तो वो जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि उस कमी को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए IMF लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन, उस कमी को पूरा करने के लिए। तो एक तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में आया है, IMF शॉर्ट टर्म लोन देता है केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करता IMF, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा IMF जो है, SDR काफी पॉपुलर है IMF में। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स।
स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक हर कंट्री का आईएमएफ में एक एसडीआर कोटा होता है। उस कोटा के अकॉर्डिंग ही कंट्री की फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, आईएमएफ में वोटिंग पावर्स होती हैं। तो एसडीआर कोटा ही किसी भी कंट्री का आईएमएफ में वेटेज बता रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो एसडीआर है इस समय 2.74% है, और यूएस का अगर हम एसडीआर की बात करें तो अप्रॉक्स 17% है। इंडिया का एसडीआर 2.74% और यूएस का 17%। तो अगर किसी पॉलिसी में डिसीजन लेना हो और वोटिंग हो तो इंडिया अगर एक वोट देता है, यूएस भी एक वोट देता है, दोनों अगेंस्ट जाते हैं तो 1-1 बराबर नहीं माना जाएगा। इंडिया के वोट का वेटेज जितना होगा 2.74%, यूएस के वोट का वेटेज 17%। ठीक है, तो एसडीआर कोटा किसी भी कंट्री का आईएमएफ में वेटेज बता रहा होता है। ठीक है, या कोई भी कंट्री कितना पैसा ड्रॉ कर सकती है, फाइनेंसेस ड्रॉ कर सकती है आईएमएफ से, फाइनेंशियल पावर्स भी उसमें बता रहा है। तो बहुत सारी चीजें एसडीआर कोटा के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए एग्जाम में कई बार एसडीआर कोटा से रिलेटेड चीजें आती हैं। ये पूछा जाता है कि एसडीआर कहाँ यूज होता है, तो आईएमएफ में यूज होता है, और इसके ऑल्टरनेट नेम भी हैं। तो एसडीआर को हम आर्टिफिशियल करेंसी और पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल करेंसी भी बोलते हैं, पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों इनके नाम हैं, ये दोनों एग्जाम में आए हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल करेंसी भी और पेपर गोल्ड भी। ठीक है, एसडीआर को। और एसडीआर ये क्रिएट कब किया गया? ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो क्रिएट किया गया था 1969 में। तो इट इज, ऐसा लिखते हैं, इट इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड इन 1969। ठीक है, बाय आईएमएफ। ठीक है, उसके अलावा ये जो आईएमएफ है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ। तो आपको ये पता होना चाहिए, इंडिया is the founding member of IMF. फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ। 1945 में जब आईएमएफ बना था तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। उस समय हालांकि ब्रिटिश कॉलोनीज थी इंडिया में और हमारी इतनी चलती नहीं थी, तो ब्रिटेन ने हमें इसका फाउंडिंग मेंबर बनाया था 1945 में। ठीक है, उसके अलावा इससे रिलेटेड जो है दो रिपोर्ट्स इनकी काफ़ी पॉपुलर रहती हैं, कई बार एग्जाम में आती हैं आईएमएफ की रिपोर्ट्स। एक तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स हैं। जो रिपोर्ट्स हैं दो इंपॉर्टेंट, डिफरेंट एग्जाम में आती है कि रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आईएमएफ की एग्जाम में आती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आईएमएफ का जो हमारा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट था, क्योंकि ये जो भी किसी भी कंट्री की करेंसी होती है ये डिपेंडेंट लिंक्ड थी डायरेक्ट गोल्ड के साथ। तो ज़्यादातर कंट्रीज ने 1971 में जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट था, क्योंकि वो गोल्ड के साथ लिंक्ड था, मतलब किसी भी कंट्री के पास जितना गोल्ड रिजर्व होगा उसी वैल्यू का वो करेंसी नोट प्रिंट कर सकते हैं। तो 1971 में क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी, जैसे जैसे इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा था तो ज़्यादा करेंसी नोट चाहिए थे। तो ज़्यादा करेंसी नोट तो तभी प्रिंट कर सकते हैं जब गोल्ड रिजर्व होंगे, और गोल्ड कहाँ से आएगा? ज़मीन से खोद खोद के निकालेंगे। ठीक है, तो अब कितना गोल्ड निकलेगा उसकी एक लिमिट होगी, और इकोनॉमी का साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उसके कंपैरिजन में पूरी दुनिया में उतना ज़्यादा गोल्ड नहीं था। तो 1971 में ये जो हमारा लिंक था, जो करेंसी प्रिंटिंग ऑफ करेंसी डायरेक्टली लिंक था गोल्ड के साथ, वो डीलिंक हुआ 1971 में, यूएस ने डिक्लेयर करा। उसको देखकर
सभी कंट्रीज ने अपनी जो भी करेंसी नोटों की प्रिंटिंग थी वो डीलिंग करा गोल्ड के साथ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमने डिस्कस करे आईएमएफ से रिलेटेड, और नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे फिर वर्ल्ड बैंक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।